तीन शहजादियाँ, एक जालिम बादशाह और एक सच्चाई जिसने बदल दी एक मासूम की ज़िंदगी। ये कहानी है उस शहजादी की जिसे महल से निकाल दिया गया और फिर उसके साथ क्या हुआ। सुनते हैं पूरी कहानी को। बहुत ज़माने पहले की बात है। एक बड़ा ही नामवर बादशाह अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसकी ताजपोशी के दिन से ही उसे यह वहम हो गया था कि वो न सिर्फ रियाया का हामी है बल्कि खुदा के बाद सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। उसके दिल में ये यकीन बैठ गया था कि वो रहमदिल, समझदार और दरियादिल इंसान है। कोई मसला हो, कोई मामला, बादशाह समझता था कि उससे बेहतर फैसला देने वाला कोई नहीं। इस बादशाह की 3 बेटियां थीं, तीनों हसीन, समझदार और तहजीब में ढली हुई। एक रोज बादशाह ने अपने आलीशान महल के दीवाने खास में अपनी बेटियों को तलब किया। फजा में सन्नाटा था और फर्श पर बिछे रेशमी गालों पर उनकी मौजूदगी में बादशाह ने बड़ी ही शान से कहा, जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मैंने जिंदगी दी है और मेरे हुक्म से ही तुम्हारा माजी, हाल और मुस्तकबिल वजूद में आया है। मैं ही तुम्हारा मुकद्दर हूं। उसकी 2 बड़ी बेटियों ने सर झुकाकर जी अब्बा हुजूर कह दिया, मगर छोटी बेटी ने, जिसका नाम मेहरू था, सर उठाया और नर्म मगर पुरअसर लहजे में कहा, अब्बा हुजूर, मुझे नहीं लगता कि मेरा मुकद्दर आपके हाथों में है। मेरा यकीन है कि जो भी होगा वो मेरी अपनी सोच और अमल का नतीजा होगा। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे और पूरे दीवान में खामोशी तारी हो गई। बादशाह ने मेहरू की बात को अपनी शान के खिलाफ तस्वुर किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बेटी ने उसका तख्त, उसका फैसला और उसका एहतराम ठुकरा दिया है। गुस्से में तिलमिलाता हुआ बादशाह बोला, अगर तू समझती है कि मेरा हुक्म तेरे मुकद्दर का मालिक नहीं, तो मैं साबित करूंगा कि तेरा हर लम्हा मेरे इशारे पर चलता है। और यूं मेहरू को शाही हुक्म के जरिए महल के तहखाने में कैद कर दिया गया। मेहरू को उस रोज जिस तहखाने में ले जाया गया वो महल की चकाचौंध से कोसों दूर था। मोटे पत्थरों से बनी दीवारें, नमी और सर्दी से भरी हुई फिजा और एक छोटा सा जंग लगा दरवाजा, माइनस बस यही उसकी नई दुनिया थी। बाहर की रोशनी यहां तक नहीं पहुंचती थी और अंदर कोई आवाज गूंजती भी थी तो बस जंजीरों की खनक और पहरेदारों की चहलकदमी। मेहरू ने न चीखा न गिला किया। उसके चेहरे पर न डर था न ही शिकायत। उसने चुपचाप उस कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और देर तक सोचती रही। उसके दिल में यकीन था कि अगर उसका बाप बादशाह है तो वो भी उस खुदा की बनाई हुई एक सोच रखने वाली जिंदा रूह है जिसका फैसला कोई और नहीं ले सकता। वक्त गुजरता गया। महीनों ने सालों का रूप ले लिया। महल में ताजे फूल सजते रहे, जलसे होते रहे, बड़ी बेटियों की शादियां हुई और जिंदगी का कारोबार चलता रहा। मगर मेहरू के लिए हर दिन वहीं एक सा था। उसका जिस्म कमजोर हो गया, लेकिन उसका हौसला और यकीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता गया। कभी कभी बादशाह, जिसे लोग रहमदिल समझते थे, तहखाने में उतरकर अपनी बेटी को देखने आता। वो चाहता था कि मेहरू अपनी बात से पलट जाए, उससे माफी मांगे, उसके हाथों में अपना मुकद्दर सौंप दे। मगर मेहरू हर बार खामोश रहती। उसकी आंखों में वही यकीन झलकता रहता, मेरा मुकद्दर मैं खुद हूं। बादशाह, जो लोगों की नजर में इंसाफ का पुतला था, अंदर से बेचैन रहने लगा। वो मेहरू की हालत देखता, माइनस उसका जर्द चेहरा, उसके सूखे होठ माइनस, मगर फिर भी उसकी आंखों में कोई शिकस्त नहीं पाता। उसकी बाकी बेटियां हर ऐशो आराम में मग्न थी, मगर मेहरू, जो बस अपना यकीन बचा रही थी, आज भी अकेली उस अंधेरी कैद में कैद थी। बादशाह ने एक रोज सोचा, अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये मेरी औकात पर सवाल बनकर जीती रहेगी। मगर मैं रहमदिल हूं तो फिर क्या करूं? उसके दिल में एक नई साजिश ने जन्म लिया। कई रातों की बेचैनी के बाद आखिरकार बादशाह ने फैसला कर ही लिया। एक सुबह जब सूरज की किरणें महल की बुर्जों पर पड़ रही थीं, बादशाह ने अपने खास वजीर को बुलवाया और नर्म मगर सख्त लहजे में कहा, मेहरू अब इस तहखाने के काबिल नहीं रही। अगर वो मेरे हुक्मों को नहीं मानती तो उसे अब मेरी सल्तनत से बाहर कर देना होगा। वजीर ने सर झुकाया, हुजूर का हर हुक्म सर आंखों पर। बादशाह ने आगे कहा, मेरे इलाके की सरहद पर एक जंगल है। वहां की जमीन वीरान है मगर जानवरों से भरी हुई। वहां मैं उन लोगों को भेजता हूं जो मेरे कायदे को नहीं मानते। अब मेहरू भी उसी लायक है, उसे वहां भेज दो। न महल, न गुलाम, न आराम, सिर्फ जंगल और तन्हाई। वजीर ने मेहरू को जब ये हुक्म सुनाया तो उसने चुपचाप सर हिला दिया, न शिकवा किया न सवाल। पहरेदारों ने उसे रेशमी लिबास की जगह मोटा खद्दर पहनाया और एक सादा रथ में बिठाकर जंगल की जानिब रवाना कर दिया। जंगल की फिजा अलग थी।
न ऊंची दीवारें, न हुक्मरानों की सियासत। वहां बस दरख्तों की सरसराहट थी, परिंदों की पुकार और दूर से झरने की मध्यम आवाज। मेहरू को जंगल की गहराइयों में एक पुरानी गुफा में छोड़ दिया गया। उसके पास न कोई सामान था, न कोई मदद, सिर्फ एक बर्तन, कुछ सूखे मेवे और अपनी सोच। शुरू में उसे ठंडी रातों में बहुत तकलीफ हुई, मगर दिन चढ़ते ही वो झरने से पानी भरती, जंगली फल इकट्ठे करती और पत्थरों से अपने लिए चूल्हा बनाती। गुफा को उसने धीरे धीरे घर का रूप दे दिया। दीवारों पर फूलों की बेलें सजाईं, जमीन को पत्तों से ढका और अपना एक कोना इबादत के लिए मुकर्रर कर लिया। मेहरू की सेहत अब बेहतर होने लगी थी। ताज़ी हवा और सादा खाना उसकी रूह को सुकून दे रहा था। वो अब और भी ज्यादा मुतमईन थी कि जो भी हो रहा है वो उसके अपने फैसलों की वजह से हो रहा है, न किसी बादशाह के हुक्म से। जंगल अब मेहरू के लिए अजनबी नहीं रहा था। वो हर पेड़, हर झरने, हर राह से वाकिफ हो चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहलाती तो वो महसूस करती कि ये आज़ादी की हवा है, माइनस वो हवा जो महल के बंद कमरों में मयस्सर नहीं थी। गुफा अब एक छोटा सा मकान बन चुका था। दरख्तों की डालियों से उसने दरवाजा बना लिया था और चट्टानों को घिसकर एक चूल्हा तामीर कर लिया था। मेहरू अपने हाथों से सब्जियां उगाने लगी थी जो जंगल की जमीन ने उसे इनायत की थी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी, माइनस जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। एक दिन जब वो झरने से पानी भरकर लौट रही थी, उससे सामने एक अजनबी नजर आया। उसका लिबास सफर की गर्द से भरा हुआ था, चेहरा धूप से जला हुआ, मगर आंखों में कोई अजनबी चमक थी। वो राहगीर भटकते भटकते उस जंगल तक आ पहुंचा था। मेहरू ने पहले तो एहतियात से उसे देखा, फिर नरमी से पूछा, कौन हो तुम? राहगीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं और शायद मुकद्दर ने मुझे तुम्हारी पनाह तक पहुंचा दिया है। मेहरू ने उसे पानी दिया, कुछ फल पेश किए और उसकी हालत देखकर उसे अपने गुफा के बाहर बैठने की इजाजत दी। उस राहगीर का नाम शाहब था। वो तिजारत के लिए निकला था, मगर लुटेरों ने उसका काफिला लूट लिया और वो जान बचाकर इस जंगल तक आ गया। शाहब ने मेहरू की तन्हाई, उसकी मेहनत और उसके यकीन को देखा तो दिल ही दिल में उसका मुरीद हो गया। कुछ ही रोजों में वो भी मेहरू की मदद करने लगा, माइनस कभी लकड़ियां इकट्ठी करता, कभी सब्जियां उगाने में हाथ बटाता। गुफा अब दो रूहों की पनाहगाह बन चुकी थी। वो दोनों दिन भर काम करते, शाम को झरने के पास बैठकर बातों में वक्त गुजारते। मेहरू के चेहरे पर जो सालों से उदासी की परत थी, वो अब धीरे धीरे उतरने लगी थी। उसकी आंखों में अब फिर से वो रोशनी झलकने लगी थी जो कभी तख्त के सामने खड़ी होकर अपने यकीन की गवाही देती थी। जंगल अब मेहरू के लिए एक घर से बढ़कर कुछ बन चुका था। वो एक छोटी सी दुनिया थी जिसमें न बादशाहत का घमंड था, न फर्जी इंसाफ और न ही किसी और के हुक्म की जंजीरें। मगर अब उस दुनिया में एक और रूह शामिल हो चुकी थी, माइनस शाहब। शाहब की बातों में सादगी थी, लेकिन उन बातों में एक हिम्मत भी छुपी हुई थी जो मेहरू को अपनी सी लगती थी। वो दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर थे, मगर उनका दर्द एक सा था। मेहरू ने जो खोया था वो शाहब की बातों में पा रही थी, माइनस एक हमराह, एक समझदार दोस्त और शायद कुछ और भी। एक शाम जब आसमान सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था और दरख्तों के पीछे सूरज धीरे धीरे छुप रहा था, मेहरू और शाहब झरने के पास बैठे थे। मेहरू ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता इस वीराने में? न शहर है, न लोग, न रोशनी। शाहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब इंसान की रूह को सुकून मिल जाए तो रोशनी दिल में पैदा होती है, और तुम्हारी आंखों में जो उजाला है वो इस सारे जंगल को रोशन कर देता है। मेहरू का चेहरा हल्की सी शर्म में झुक गया। वो जवाब तो न दे सकी, मगर उसके दिल की धड़कनें बहुत कुछ कह रही थीं। वक्त यूं ही चलता गया। शाहब अब मेहरू के साथ गुफा को बेहतर बनाने लगा। उन्होंने साथ मिलकर एक छोटा सा बगीचा तैयार किया जिसमें गुलाब, बेला और चमेली की खुशबू हर वक्त हवाओं में घुली रहती। जंगल के और लोग जो पहले दूर दूर रहते थे अब धीरे धीरे उनके पास आने लगे। शाहब सबकी मदद करता और मेहरू उनके लिए इलाज, खाना और सलाह देती। इस बेआबान जंगल में अब एक बस्ती उभरने लगी थी और इसी बस्ती में मेहरू और शाहब की आंखों ने एक दूसरे में वो तसल्ली, वो मोहब्बत देखनी शुरू कर दी थी जो सालों की तन्हाई के बाद कुदरत ने उन्हें इनायत की थी। जंगल अब जंगल नहीं रहा था। जहां पहले खामोशी और वीरानी थी, अब वहां जिंदगी की हलचल थी। दरख्तों के नीचे छोटी छोटी झोपड़ियां बन चुकी थीं। लोगों ने खेत बोने शुरू कर दिए थे और एक छोटी सी मंडी भी लगने लगी थी जहां लोग अपनी मेहनत का फल एक दूसरे से बांटते थे।
इस बस्ती के मरकज में एक साफ सुथरी गुफा थी जो अब एक छोटे से महल का रूप ले चुकी थी। वो मेहरू और शाहब का घर था। शाहब की समझदारी और मेहरू की रहनुमाई से लोगों में एक नया यकीन पैदा हुआ। लोग उन्हें सिर्फ एक जोड़ा नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें अपना रहनुमा मानते थे। जब कभी किसी के दरमियान कोई झगड़ा होता, लोग मेहरू के पास आते और उसकी बातें सुनकर दिल मान जाता। शाहब लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता, उनके लिए लकड़ी, पानी, बीज और इलाज का इंतजाम करता। एक दिन बस्ती के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और सब ने मिलकर यह फैसला किया कि अब इस जगह का नाम रखा जाए। एक बुजुर्ग ने कहा, यह इलाका अब सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक शहर बन गया है और इस शहर की रोशनी मेहरू और शाहब से है। एक और बुजुर्ग ने दुआ दी, खुदा इस जोड़े को सलामत रखे। इन्होंने हमें दिखाया कि इज्जत, मोहब्बत और अमन का शहर कैसे बसाया जाता है। सबकी आम रजामंदी से उस नए शहर का नाम रखा गया नसीमाबाद, क्योंकि वहां की फिजा अब नरम, पाकीजा और नसीम जैसी थी। मेहरू अब एक रानी थी, बिना ताज के मगर लोगों के दिलों की मलिका। शाहब उसका हमसफर था, बिना शहनशाही के मगर हर दिल का रहबर। शाम को जब मेहरू अपनी छोटी सी अटारी पर बैठती और दूर तलक फैले खेतों को देखती तो उसके दिल में एक नर्म मुस्कान उभरती। कभी उसने सोचा भी न था कि जिस जंगल में उसे सजा के तौर पर भेजा गया, वहीं उसका मुकद्दर उसे एक नई बादशाहत दे देगा। साल गुजरते गए। नसीमाबाद अब एक फूलों से महकता हुआ, खुशहाली से भरपूर शहर बन चुका था। वहां की गली कूचों में बच्चे हंसी खुशी खेलते और लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारते। उस शहर की शोहरत अब दूर दराज इलाकों तक जा पहुंची थी। यहां तक कि खबर बादशाह के कानों तक भी जा पहुंची। बादशाह अपने शीशे के महल में बैठा था जब वजीर ने आकर अर्ज की, हुजूर, सरहदी जंगल में जो बस्ती आपने सजा की जगह बनाई थी, वो अब एक शहर में तब्दील हो चुका है। लोग वहां मेहरू और किसी शाहब नामी शख्स को अपना रहनुमा मानते हैं। बादशाह चौंक गया। मेहरू? उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया, मगर आंखों में हल्की सी बेचैनी भी तैर गई। वही जिद्दी लड़की जो अपने बाप के हुक्म को ठुकरा कर कहती थी कि उसका मुकद्दर उसके अपने हाथों में है। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर, लोग कहते हैं उसने उस वीराने को आबाद कर दिया है और आज वो और उसका शौहर उस जगह के बादशाह और मलका जैसे माने जाते हैं। बादशाह कुछ देर तक खामोश रहा, फिर अचानक उठा और कहा, तैयारी करो, मैं खुद देखना चाहता हूं कि मेरे हुक्म से निकली हुई वो लड़की अब किस तरह की सल्तनत चला रही है। काफिला तैयार हुआ। बादशाह शानो शौकत के साथ उस जंगल की तरफ रवाना हुआ जो अब एक हरे भरे शहर में तब्दील हो चुका था। जैसे ही वो नसीमाबाद की सरहद पर पहुंचा, उसने देखा दरख्तों के साए में चलती हवाएं, बच्चों की खिलखिलाहट, खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरों पर सुकून। ये सब किसी हुक्म या जंजीर से नहीं बल्कि इलास और मेहनत से पैदा हुआ था। जब बादशाह महलनुमा गुफा तक पहुंचा, उसने देखा मेहरू एक ऊंची जगह पर बैठी है और लोग उसे इज्जत से बीबी मेहरू कहकर पुकारते हैं। उसके साथ बैठा एक नौजवान बड़ी शान से लोगों को दुआएं दे रहा था। बादशाह ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस बेटी को उसने सजा दी थी, वही अब एक शहर की सरदार बनी बैठी थी और उसके चेहरे पर न शिकवा था, न गुरूर, बल्कि एक ऐसी ठहराव और नरमी थी जो दिल को छू जाती थी। बादशाह नसीमाबाद की सरजमी पर खड़ा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखों के सामने वो बेटी थी जिसे उसने कभी अपनी ताकत के मुकाबले में एक खतरा समझा था, मगर आज वो किसी ताज के बिना भी एक मुकम्मल सल्तनत की हाकिमा थी। मेहरू ने जब अपने पिता को देखा तो उसकी आंखों में कोई डर, शिकवा या नफरत नहीं थी, बल्कि वो निगाहें एक सुकून और वकार से भरी हुई थी। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ी, बादशाह के सामने सिर झुकाकर बोली, अहले नसीमाबाद की जानिब से आपका इस्तकबाल है। आइए, इस सरजमी पर आपका भी हक है, आखिर आप मेरे वालिद हैं। बादशाह की आंखें भर आईं। ये वही बेटी थी जिसे वो कमजोर, नाफरमान और जिद्दी समझता रहा, मगर आज उसकी ज़बान में नरमी थी, उसके लहजे में इज्जत थी और उसकी हरकतों में बड़प्पन। उसे शहर में घुमाया गया जहां लोग मुस्कुराते चेहरों से बादशाह का इस्तकबाल करते, मगर उनकी आवाज़ों में डर नहीं, मोहब्बत थी। बच्चे बादशाह के सामने बेधड़क खेलते हुए निकल जाते और औरतें उसके सामने बेझिझक अपने काम में लगी रहती। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि हुकूमत का असली मतलब क्या होता है। जब रात हुई, मेहरू ने अपने महल में बादशाह के लिए एक कमरा तय किया। खाना भी खुद अपने हाथों से बनवाया और सादगी से पेश किया। बादशाह ने जब वो लजीज मगर सादा खाना चखा तो वो सोच में पड़ गया।
जिस लड़की को मैंने जेल में सड़ाया, उसने आज मुझे इज्जत और कद्र के साथ मेहमान बनाया। खामोशी में डूबा वो मेहरू के पास आया और बोला, तू वही है ना जिसने कहा था कि तेरा मुकद्दर मेरे हाथों में नहीं है? मेहरू ने हौले से जवाब दिया, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इंसान अपने अमल और सोच से खुद अपना मुकद्दर लिखता है, मगर आपने उस बात को अपनी शान का सवाल बना लिया था। बादशाह के लबों पर एक कसैली सी मुस्कान आ गई। शायद मैं अपनी हुकूमत को समझ ही नहीं पाया था और तू अपनी आज़ादी को बहुत पहले ही पहचान चुकी थी। बादशाह मेहरू से बातें करते हुए उसकी आंखों में एक अजनबी सी नमी महसूस करने लगा। वो जिस ठाट-बाट और रुतबे के साथ अपने महल में रहता था, आज उस सारी शानदार जिंदगी के सामने मेहरू का सादा जीवन और सच्चाई बहुत बड़ा संदेश बनकर सामने आ रहा था। उसने जो अपनी बेटियों को दिया था वो सब एक नकली और खुदगर्ज दुनिया का हिस्सा था, मगर आज नसीमाबाद में उसे कुछ और ही नजर आया। यहाँ की सादगी में शांति थी। यहाँ के लोग किसी राजा रानी से नहीं बल्कि अपने दिल से एक दूसरे के साथ थे। मेहरू ने बादशाह के सामने बैठते हुए कहा, आपको अगर अपने किए का पछतावा है तो ये वक्त आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। इस शहर को सिर्फ मेरे या साहब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना सकते हैं, जहां इंसान का असली मुकद्दर उसके दिल और मेहनत से तय होता है, ना कि किसी तख्त से। बादशाह ने गहरी सांस ली और फिर धीमे से बोला, तू सही कहती है मेहरू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी शान और रुतबे में बर्बाद कर दी, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि इंसान की असली कद्र उसके कर्म और उसकी सोच में है। आज मैं खुद को तौबा करता हूँ और अपनी बेटियों को उनके असल हक के बारे में बताने आया हूँ। मैंने जिस तरह उन्हें घेर कर रखा था वो पूरी तरह गलत था। मेहरू ने उसे धीरज से सुना और फिर कहा, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले इंसान को कभी भी तौबा करने का अवसर मिलता है, और शायद ये वही वक्त है जब आप अपने किए की सजा से नहीं बल्कि एक नई शुरुआत से मुक्त हो सकते हैं। बादशाह ने सिर झुकाकर मेहरू को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी और वो जान चुका था कि अब उसे सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। अगले दिन बादशाह ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उनसे गहरी बात की। उसने उन्हें यह बताया कि वो अब उन्हें उनके असली हक और मुकद्दर के बारे में समझता है। उसने अपनी बेटियों से माफी मांगी और ये तय किया कि वो अब कभी अपनी किसी बेटी या किसी भी इंसान के हक में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। नसीमाबाद में अब एक नई रोशनी थी और लोग उसे एक नए नजरिए से देख रहे थे। ये शहर अब उस सबक की मिसाल बन चुका था जो बादशाह ने सीखा था कि असली रुतबा और बादशाही इंसान के दिल में होती है, और वो हर किसी के लिए है जो खुद अपने रास्ते पर चलता है। बादशाह ने अपनी बेटियों से माफी मांगी और उनका हक उन्हें लौटाने का वादा किया। उसकी आंखों में अब वही गरिमा और ताजिंदगी की झलक थी जो कभी उसके दिल में गुम हो गई थी। मेहरू ने जो सिखाया था वो अब उसकी रूह में समा चुका था। असली हुकूमत अपने दिल की सच्चाई से होती है, न कि ताकत और रुतबे से। एक दिन जब नसीमाबाद के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे, साहब और मेहरू ने शहर के बीचों बीच एक नए दरबार की बुनियाद रखी। ये दरबार अब सिर्फ एक तख्त नहीं था बल्कि वो जगह थी जहां इंसाफ और सच्चाई की आवाज सुनाई देती थी। मेहरू और साहब ने मिलकर तय किया कि इस दरबार में किसी भी तरह के तानाशाही के फैसले नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ उन लोगों की आवाज सुनी जाएगी जो खुद को भाग्य के हाथों मजबूर नहीं समझते बल्कि अपने रास्ते खुद चुनते हैं। बादशाह ने भी अब अपनी जिंदगी के फैसले सच्चाई और न्याय के आधार पर लेने शुरू कर दिए थे। उसने नसीमाबाद के नियमों को माना और पूरी तरह से मेहरू के हुक्म और साहब के सहयोग को स्वीकार किया। वो अब समझ चुका था कि असली राजाओं की पहचान उनके दिल की दरियादली और फैसलों में छुपी होती है, न कि उनके महलों और तख्तों में। एक दिन जब मेहरू और साहब अपनी बगिया में बैठे थे, मेहरू ने कहा, यह शहर अब हमसे ज्यादा लोगों के दिलों में है। हमने जो हासिल किया है वो किसी तख्त या सत्ता से नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई से आया है, और यही असली ताकत है। साहब मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम अब जानते हैं कि असली बादशाही तो यही है, लोगों के दिलों में एक जगह बनाना और उनके हक का सम्मान करना। बादशाह भी अब नसीमाबाद में एक आम नागरिक की तरह रह रहा था। उसका दिल अब सही रास्ते पर था। उसकी बेटियां मेहरू और साहब की तरह अब अपने जीवन में खुश थी और अपने फैसलों के साथ संतुष्ट। उन्होंने अब कभी अपने भाग्य को किसी और के हाथों में नहीं सौंपा था, उन्होंने उसे खुद ही आकार दिया था। नसीमाबाद का नाम अब सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं बल्कि एक मिसाल के रूप में लिया जाता था। वो शहर जहां लोग अपने हक की तलाश में नहीं बल्कि अपने हक को खुद पाने में यकीन रखते थे। इस तरह मेहरू, साहब और बादशाह ने एक नई दुनिया बनाई जहां इंसान का असली मुकद्दर उसके दिल और अमल से तय होता था
और जहां प्यार, सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल जहांगीरी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।